नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से पेंशन अपडेशन पे चर्चाएँ चल रही हैं और देश में पेंशन एक्टिविस्टों के सारे देश भर में फैले हुए हैं। वो अपने-अपने व्यूज़ देते हैं कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में हैं और हम पेंशन अपडेशन का जो मेजर केस है, एमसी सिंघला केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको जीत लेंगे। मेरे पास मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के बार-बार कमेंट आते हैं कि आप एमसी सिंघला केस में अपडेट कीजिएगा। मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस केस को अब ठंडे बस्ते में रखा गया है, क्योंकि जो लास्ट हियरिंग हुई थी 21/11/2023 को, उसमें 2-3 पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन बीच में कूद पड़ी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस केस को फुल डे हियरिंग के लिए टाल दिया था और उसमें कहा था कि फरवरी-मार्च की कोई डेट डिसाइड कर दीजिए। इस केस को बार-बार मैं भी वॉच कर रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट में कभी पहली तारीख मार्च की डेट लगी थी, कभी 13 तारीख की लगी, कभी 19 तारीख की लगी, कभी 20 तारीख की लगी और जो पीएनबी की जो रिटायरीज एसोसिएशन इस केस को फॉलो कर रही है, जिसमें खास तौर पर एक्टिव लीडर जेडी शर्मा साहब हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस केस में जान फूँकने की। लेकिन मेरी कुछ परसेप्शन है, जो कि मैंने पिछले 1 साल में इस केस को पूरी तरह से स्टडी करके देखा है और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये केस एक हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और वो भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जैसी। क्योंकि हारी हुई बैटल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये केस हम हाई कोर्ट में हार चुके थे और उसके अगेंस्ट एमसी सिंघला साहब ने अपील की थी 2016 में। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और वो केस पेंडिंग में ही चलता रहा। फिर हियरिंग के लिए आया, उसको पीएनबी की रिटायरीज एसोसिएशन ने फॉलो किया। लेकिन उस केस की स्थिति आज की डेट में जस की तस है और साथ ही अब जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस के स्टेटस में वो केवल पेंडिंग दिखाता है, नेक्स्ट हियरिंग की डेट नहीं दिखाई जा रही। इससे ये साबित होता है कि अब ये अनिश्चितकालीन के लिए पेंडिंग हो गया। दूसरी तरफ मैंने ये कहा कि ये 1857 की लड़ाई की जैसी स्थिति है, क्योंकि जब फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई थी 1857 में, वो कई रजवाड़ों ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ी थी, जिसमें झांसी की रानी थी, तांत्या टोपे थे, बहादुर शाह जफर थे। लेकिन सब अपनी-अपनी तरफ से अपनी-अपनी डबली, अपना-अपना राग बजा रहे थे, जिसकी वजह से वो अंग्रेजों के खिलाफ बुरी तरह से परास्त हो गए। इसी तरह से जो ब्रिटिशर्स का रोल था 1857 की लड़ाई में, उसी ढंग से आज एक तरफ आईबीए है और दूसरी तरफ पेंशनर्स के कई एक्टिविस्ट हैं, कई इंडिविजुअल पेंशनर्स ने केस फाइल कर रखे हैं। एमसी सिंघला केस भी उन्हीं में से है, वो भी सिंघला साहब ने ही और कुछ लोगों ने मिलकर के फाइल किया था। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइल करते वक्त पीछे नहीं था और आज की डेट में भी यदि पीएनबी का रिटायरीज ये जो फेडरेशन है वो उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो भी अकेले दम पर सपोर्ट कर रही है। जबकि यदि पेंशन अपडेशन की बात आएगी तो 7 लाख पेंशनर्स का फायदा होगा, जिसमें कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हालांकि इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पेंशन रेगुलेशन है वो पीएसयू बैंक के पेंशन रेगुलेशन से डिफरेंट है। लेकिन जब डीएफएस की कमेटी में पेंशन अपडेशन की बात का मुद्दा था, तो उस टाइम पर भी आईबीए ने एक एफिडेविट फाइल करके डीएफएस के सामने कह दिया था कि जो पेंशन अपडेशन का मामला है, ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का है, तो इसको इस कमेटी में डील ना किया जाए और कमेटी ने उसको छोड़ दिया, जो कि कमेटी की रिपोर्ट में ऑलरेडी है और वो कई वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसी तरह से जितने भी पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने कहीं पर भी इस केस में कोई पहल नहीं ली। कोई एआईबी पार कह सकते हैं या एक सो कॉल्ड ऑल इंडिया
बैंक ऑफिसर, बैंक एसोसिएशन की फेडरेशन कहलाती है, या इस प्रकार के कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि 1857 के अलग-अलग रजवाड़ों की तरह हैं, जो कि अपनी लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं और जब मौका लगता है तो आपस में भी लड़ लेते हैं। अगर 7 साढ़े 7 लाख पेंशनर्स एकजुट होकर के एक जगह पर इस केस को लड़ें, तो इस केस में जान फूँकी जा सकती है और मेरा ये मानना है कि ये सही समय आ गया कि अब पेंशन अपडेशन के लिए सारे पेंशनर्स को यूनाइटेड होकर के ही केस लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ ज़्यादातर पेंशनर्स को जब पेंशन अपडेशन के लिए कई वीडियो जाते हैं तो वो उनको बड़े ध्यान से देखते हैं। लेकिन जितने भी वीडियोज़ होते हैं वो पेंशनर्स की साइकोलॉजी को इनकैश करने के लिए ही हैं, बाकी उसमें कोई तथ्य नहीं होता। कई लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, डीएफएस को लिख रहे हैं, आईबीए को लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं, कई चिट्ठियाँ लिखने का काम करते हैं। कई लोग सिविल केस फाइल कर रहे हैं, क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं, वो उसी में बिज़ी हैं। कई लोग सोशल मीडिया में डेली एक बुलेटिन दे देते हैं। लेकिन जहाँ तक है कि लीगल बैटल लड़ने के लिए यूनाइट कोई नहीं। इसकी वजह से पेंशनर्स का अपडेशन का केस कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। तीसरा, अक्सर जितने भी पेंशनर्स हैं, बैंक पेंशनर्स हैं, वो कंपैरिजन करते हैं आरबीआई के साथ और ख़ास तौर पे जो अपडेशन की बात आई है, वो आरबीआई के अपडेशन के बाद ही सामने आई है। उससे पहले सारे जितने भी पीएसयू बैंकर थे या जितने भी बैंकर्स के रिटायरीज़ के ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सब सोए हुए थे। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि अपडेशन के लिए कोई बात करें। अब जब आरबीआई का अपडेशन हुआ तो तब वो जगह 2019 के बाद 2023 में 2 बार आरबीआई का अपडेशन हो चुका है। लेकिन आरबीआई का अपडेशन कैसे हुआ, उस पृष्ठभूमि में कोई जाना नहीं चाहता। आरबीआई के अपडेशन के लिए आपको बता दें कि आरबीआई के अपडेशन के लिए आरबीआई की जो एक्टिव वर्किंग यूनियन थी, वो उसमें इन्वॉल्व थी। आरबीआई के पेंशनर्स एसोसिएशन इन्वॉल्व थी। आरबीआई का मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब केस लड़ा जा रहा था तो सभी लोगों ने डिफेंड किया था उस केस को और आईबीए को उसमें मात खानी पड़ी थी और अल्टीमेटली आईबीए को हार माननी पड़ी और उसका सिर्फ एक ही कारण था कि आरबीआई की सारी यूनियन, सारे एम्प्लॉइज, सारे पेंशनर्स एक साथ होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन पीएसयू बैंक के केस में इतने डिवीजन हैं, इतने हिस्से हैं कि वो आपस में एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं है। सबसे पहला हिस्सा स्टेट बैंक की यूनियन और स्टेट बैंक के पेंशनर्स की एसोसिएशन है, वो अपने आप को अलग मानते हैं। दूसरी तरफ जो है वो पीएसयू बैंक के एसोसिएशंस हैं जो कि अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग धड़ों के अलग-अलग हिस्सों में बने हुए हैं और वो यदि एक फोरम पे आकर के एक साथ केस लड़े तो 7 साढ़े 7 लाख पेंशनर 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो 7 लाख रुपया हर मंथ लीगल फी पे करने के लिए उनके पास आ सकता है, 1 रुपया कंट्रीब्यूशन। तो मेरा ये मानना है कि जब भी यदि अंग्रेजों ने बैटल जीती थी या बाबर ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, उसका एक ही कारण था, उन्होंने बेटर टेक्नोलॉजी और बढ़िया हथियार इस्तेमाल किए जो कि हिंदुस्तान में उस टाइम नहीं थे। बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया, हिंदुस्तानी फौज भाले और तीर और हाथी घोड़ों से ही लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने बंदूकों का, तोपों का, हर किस्म के हथियारों का और फूट डालने का काम करके हिंदुस्तान पे राज किया। इसी ढंग से आईबीए भी बैंक पेंशनर्स को, बैंक एम्प्लॉइज को बरगला रहा है और हम लोग यूनाइट ना होने की वजह से बार-बार धोखा खा रहे हैं। ये सभी क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद मैं 2-3 स्ट्रैटेजिक पॉइंट सजेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि एमसी सिंगला केस को सारे जितने भी पेंशनर्स एसोसिएशन हैं, सब मिल कर के एक साथ होकर के लड़ें और उसके लिए एक बहुत अच्छा वकील जैसे कि प्रशांत भूषण एक एक्टिविस्ट हैं, वो लेबर के लिए भी लड़ते हैं, लोगों के जन अधिकार के लिए लड़ते हैं।
उनके जैसा मैं ये नहीं कहता कि केवल प्रशांत भूषण को एम्प्लॉय किया जाए। बस प्रशांत भूषण के अलावा और भी कई एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लेबर केसेस को अच्छी तरह से हैंडल करते हैं और ऑनेस्टली अपना काम करते हैं। तो उनको एंगेज कर दिया जाए और उनको एंगेज करने के लिए शर्तिया जो आज की जो वकीलों की टीम है एमसी सिंगला केस में, उससे कई गुना ज़्यादा वो फीस चार्ज करेंगे। उस फीस को पे करने के लिए आपके पास साधन होने ज़रूरी है। इसलिए एक अच्छा सा वकील करके केस को हियरिंग की स्टेज पे लाया जाए, क्योंकि वो पेंडिंग की स्टेज पे रहेगा तो वो जीवन पर्यंत हम लोगों के पेंडिंग ही चलता रहेगा। हमारे कई साथी, मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार पेंशनर्स पिछले 8-10 सालों में अपना परलोक सुधार चुके हैं और हर साल यदि पेंडिंग होता रहेगा तो ये क्रिया चलती रहेगी और पेंशन अपडेशन का मामला जस का तस बना रहेगा। इसमें एक अच्छा वकील, एक ऑर्गेनाइज टीम और सारे बैंक के जहाँ तक हो सके तो वर्किंग यूनियन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं तो सारे रिटायरीज एक साथ मिल करके इस केस को फॉलो करें तो हम शर्तिया केस को किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। आपने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस था 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जब आया तो उसमें कंटिन्यूअस हियरिंग होती रही और हिंदुस्तान के माने जाने जितने भी एडवोकेट थे वहाँ पर, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे रोहतगी हो, चाहे हरीश साल्वे हो, चाहे कोई भी है, वो सारे वकील वहाँ पर थे। उसके बावजूद भी प्रशांत भूषण साहब ने जिस ढंग से केस को परस्यू किया था उसको एक नतीजे तक पहुंचाया। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा वकील तैयार करके इस केस को फिर से रेगुलर हियरिंग पे लाया जाए, न कि इसको एक फाइनल हियरिंग के नाम से पेंडिंग में शो करके इनडेफिनेट पे दिखाया जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। शायद कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो सत्य है उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हम सत्य को स्वीकार करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों, यदि किसी को इस संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो अपने कमेंट अवश्य करें और फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।